डिमोलाइज हो गई थी उसे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे मेरे टेक्स्ट बुक में काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। कितने आते थे लाइक आपके? ये डिप्रेशन का मेरा ये सीन था कि CHSL जब मैंने पहली बार दिया था तो पहली बार सिस्टम सामने क्लिक काम नहीं कर रहा था माउस का, मैं अलग नर्वस हो गई थी। लैपटॉप पे मॉक दी है ना? नहीं, वहाँ पे नहीं दिए थे हम CHSL के से पहले। सर का माइंडसेट कैसा था, मतलब कि लाइक आपके भी कम नंबर आते थे तो हताश हो जाती थी? बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते थे। मेरा ये वो दिन और उसके बाद का 1 वीक मैं मतलब इतनी डिमोरलाइज थी, इतनी डिमोरलाइज कि मैं कहीं पड़ जाती थी बेड पे तो मैं उठती नहीं थी। मतलब डिप्रेशन हो गया था एक तरह से मुझे, बहुत सॉलिड वाला। सबने बोला था कि तुम पागल लड़की हो। नमस्कार गाइस, मैं अमृत राज, डुमराव टीवी का मालिक, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ फिर से पूजा मैम है। आज हम लोग बात करेंगे पूजा मैम GST इंस्पेक्टर मॉक्स के बारे में। मैम, मेरा जो सवाल है आपसे कि मॉक के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको कौन सा लगा? आपने कैसे दिया? आप तो ऑफलाइन आई थिंक ज्यादा दी हैं। आप अपने बारे में कुछ मॉक्स के बारे में बताइए। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम पूरी तरह से डिपेंड थे ऑफलाइन पे ही। बट वो सही लगा मुझे स्टार्टिंग में ऑफलाइन देना, क्योंकि बहुत स्पीड स्लो होता है और ऑफलाइन का फ़ायदा ये होता है कि आप बगल में ही कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा सही रहता है। स्टार्टिंग में किसी से बोल दीजिए कि सडनली, जैसे मोबाइल से होता है ना कि लगाओ तो थोड़ा सा बोरियत लगता है, मोबाइल आदमी रख के फिर बंद करके भूल जाता है। और ऐसे बुक में आप अगर आपने सेट प्रैक्टिस किया हुआ है तो फिर दोबारा से वो लगता है कि नहीं, इसको नोट डाउन करना ही करना है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऑफलाइन अच्छा लगता था। स्टार्टिंग में हमने ग्रुप स्टडी में भी सभी लोग के पास सेम हम लोग के पास होता था। वहाँ से हम डेली एक मॉक टेस्ट देते थे, डेली वहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते थे उसका, और ऐसे करके हमने काफ़ी मॉक्स दिए थे। और मैंने मॉक्स दिया था मेनली, हम लोग अगर ऑनलाइन की बात करें तो टेक्स्ट बुक से हमने दिया था बहुत ज़्यादा। मैम ने टेक्स्ट बुक को प्रायोरिटी दी, और कोई जैसे और नहीं, और मैंने एक दिया था सुपर मॉक, रेमो सर का। सुपर मॉक से मैंने दिया था, बट वो मुझे थोड़ा लिटिल बिट टफ लगा, कैलकुलेटिव लगा। और एग्ज़ाम से पहले मैंने सुपर मार्क उठाया था और मैं काफ़ी डिमोलाइज हो गई थी। उसे मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे थे। ऐसे मेरे टेक्स्ट बुक में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। कितने आते थे लाइक आपके टेक्स्ट बुक पर? टेक्स्ट बुक वाला ही बताइए। टेक्स्ट बुक में प्री में मेरे मार्क्स मेरे ख्याल से 120 से 150 अराउंड होते थे। यही मतलब अप डाउन 150 के बीच। 160 आ गए तो बहुत ज़्यादा है, 170 तो शायद ही कभी आए हो, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम में आए 176। जो लास्ट एग्जाम था, मतलब जो मेरे लाइफ का रियल एग्जाम था टेस्ट, उसमें बेस्ट आया। और यही चाहिए भी, कोई कमी नहीं था, आपने चीजों को रिवाइज ना करा हुआ था। बिल्कुल। मेरे मैथ में यहाँ पे मेंस में जल्दी 180 नहीं आता था। जल्दी क्या एक बार खाली आया होगा मुश्किल से आसान पेपर में, ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। 180.5 हाँ बिल्कुल, हम लोग प्रीवियस ईयर देते हैं उतना नहीं आता, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि एग्जाम में नर्वसनेस होता है, मार्क्स कम जाते हैं। बट रियलिटी ये है कि एग्जाम में कुछ और भी होता है हमारे साथ जो हमको सपोर्ट करता है। वहाँ पे थोड़ा सा हम ज़्यादा ही वहाँ पे कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर कोई लगता है कि सिक्स सेंस हमारा ज़्यादा काम करे। हम एग्जाम में देखिएगा कि थोड़ा आप ज़्यादा ही मार के आते हैं, मतलब ज़्यादा लोग जो परेशान हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, उन्हीं का ही थोड़ा सा ब्लंडर हो जाता है। बाकी एग्जाम में थोड़ा सा इंट्यूशन काम करता है हमारा। जितने भी नंबर आ रहा है ना, अपने आप पे विश्वास रखो। आपका माइंडसेट कैसा था, मतलब कि लाइक आपके भी कम नंबर आते थे तो हताश हो जाती थी? बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते थे। मेरा ये डिप्रेशन का मेरा ये सीन था कि CHSL जब मैंने पहली बार दिया था तो पहली बार सिस्टम सामने क्लिक काम नहीं कर रहा था माउस का, मैं अलग नर्वस हो गई थी। लैपटॉप पे मॉक दी है ना? नहीं, वहाँ पे नहीं दिए थे हम CHSL के से पहले। सर के पास होता था लैपटॉप, तो 1-2 बार वहाँ पे प्रैक्टिस हमने किया था, तो हम प्रैक्टिस नहीं किए थे। एग्जाम में सडनली हुआ ही नहीं, माउस भी क्लिक नहीं। वैसे बेकार था भी वो सिस्टम वहाँ का, बाद में मुझे पता चला कि नहीं। उसमें आपने मैनेज करा हुआ? उसमें हाँ किए थे, बट नहीं हुआ। दूसरा बात ये था कि उसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन भी आ गए थे CHSL में, मेरे शिफ्ट में काफ़ी टफ, तो मुझसे हैंडल नहीं हुआ प्रेशर। वो दिन और उसके बाद का 1 वीक मैं मतलब इतनी डिमोरलाइज थी, इतनी डिमोरलाइज कि मैं कहीं पड़ जाती थी बेड पे तो मैं उठती नहीं थी। मतलब डिप्रेशन हो गया था एक तरह से मुझे, बहुत सॉलिड वाला। सबने बोला था कि तुम पागल लड़की हो, फर्स्ट एग्जाम में तुम कैसे ऐसे डिमोरलाइज हो सकती हो। सर ने खूब समझाया, बट मुझसे होता ही नहीं है, मैं बहुत डिमोरलाइज होती थी। मैंने उसी टाइम APJ अब्दुल कलाम का 2 घंटे वाला वीडियो देख लिया तब मुझे थोड़ा सा वहाँ से बड़ी शांति मिली, जब मैंने उनका डिमोरलाइज हम हुए थे जब CGL 19 में सबका हो गया, इनका हो गया, दोस्त लोग का हो गया, और मेरा लिस्ट 4 में नाम है। जा करके मंदिर में अकेले जा करके बैठे थे, काफी देर तक शांत बैठे एकदम।
और एक होता है ना कि थोड़ा सा डिमोरलाइज तो रहते हैं। मुझे बड़ा हंसी है जब आपने कहा कि आलोक भैया के सर पे रोते रोते सीजीएल 19 के टाइम में पूरा रोते आए थे, सब लोग हंस रहे थे, खुश थे एग्जाम दे करके। और हम सोचे थे उस समय, देखिए थोड़ा सा चंचल है, हमको लगा जियोमेट्री मेंसुरेशन का खाली थ्योरी पढ़ के चले जाएंगे हो जाएगा। एग्जाम में स्लो पढ़ गए थे हम। दोस्त का पूछे तो 90-93 को अटेम्प्ट किया है। काफी मेरे लाइफ में ये होता है कि हम फेल होते हैं ना तो मेरे किस्मत में उससे भी अच्छा लिखा हुआ होता है। ये कोई भी यहाँ पे कोई भी फेल अगर हो रहा है ना तो उसकी किस्मत में अच्छा लिखा हुआ है। एमटीएस में 0.3 नंबर से हम पीछे रह गए थे, मेरे किस्मत में ये इससे अच्छा लिखा हुआ है। सीजीएल में आज वेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग देख रहे हैं, सब अच्छा है, सब मेहनत का ही तो फल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेहनत किए हैं, एक्सपीरियंस होता चला है मेरे फेलियर्स का, क्या क्या गलती की है। तो आप ये बताइए कि आप जब मॉक देती थी तो कैसे आप शुरू में कौन सा सब्जेक्ट, कितना कितना टाइम, ये थोड़ा सा इन लोगों को बताइए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सुनो ध्यान से भाई। मॉक में ऑफलाइन लगाते थे तो लाइन से ही चलते थे, इधर उधर तो नहीं। लगता था कि बुक है तो कैसे फर्स्ट पेज से डायरेक्ट सेकंड पे चले जाए। तो रीजनिंग होता था स्टार्टिंग में, तो रीजनिंग पहले देते थे, फिर शायद मेरे ख्याल से जीके होता था तो वो दे लेते थे, फिर मैथ्स होता था, फिर इंग्लिश होता था। तो जैसे उसका सीक्वेंस था मैं वैसे ही लगाते थे। ऑनलाइन आए तो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग लगा लेते थे। शुरुआत में जीके देख लेते थे हम, क्योंकि जीके आदत होगा ना आपको, लाइक जैसे कि हाँ नहीं था, आदत था थोड़ा सा। ऑनलाइन का एक आदत था कि जीके स्टार्ट कर लेते थे जो कि 5-6 मिनट में हो जाता था। इंग्लिश 7-8 मिनट में हो जाता था। मतलब शुरू में ये आप करती थी? शुरू में ये करने का ये फायदा होता है कि हम लोगों ने 100 नंबर कवर कर लिया, कि लास्ट में अगर मैथ और रीजनिंग में अगर क्या होता है ना कि टाइम नहीं बचता है तो उधर छूट जाता है इंग्लिश में। तो ऐसे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये मैम ये अप्रोच मतलब जो मेरा वाला सेम है, मेरा इंग्लिश और उसके बाद जीके, ठीक है, निपटा देते हैं। हाँ, दोनों बहुत कम टाइम टेकिंग होते हैं ना, तो इन दोनों का आदमी निपटा लेता है। क्योंकि अगर मैथ्स की वजह से अगर ये दोनों छूटा तो बहुत ज्यादा मार्क्स का आपको लॉस हो जाएगा। टाइम बहुत कम लेते हैं लेकिन स्कोर देते हैं ना आपको बहुत ज्यादा। 5 से 6 मिनट। उसके बाद इंग्लिश में कितना मिनट? 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट में कर लेते हैं। हाँ, हो जाता है वो। हम 10 मिनट बिगिनर्स को बताएं कि आराम से 10 मिनट। हाँ, स्टार्टिंग में जाएगा लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही होता था। लेकिन मेरा मेनली फोकस मैथ्स पे होता था, इंग्लिश होता नहीं था। मैथ्स मेरा अपना था, उसको फुल टाइम और फुल इज्जत चाहिए। तो हम पूरा उसको मैथ्स को आराम से करते थे, पूरा टाइम देते थे, भले कुछ हो या ना हो। इंग्लिश जीके और इंग्लिश के बाद आप मैथ पे आती थी कि रीजनिंग पे आते थे हम। रीजनिंग कितना मिनट? रीजनिंग चला जाता था मेरा 15 से 18 मिनट चला जाता था। 18 मिनट। ध्यान से सुनो। और बाकी जितना भी बचता था मेरा 25 मिनट या फिर मैथ के लिए आप कितना? हम तो 30 मिनट मेरा मैथ का रिजर्व रहता है कि हम 30 मिनट बचा लेंगे, उधर छूट जाएगा देखो क्वेश्चन। 30 मिनट बचा होता है। कभी कभी बच जाता था, बट कभी कभी रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन में फंस जाते थे तो थोड़ा लग जाता था। तो 25 मिनट के अराउंड तो बच ही जाता है मैथ्स में। और उधर पूरा आप एक ही राउंड में घूम लेती थी कि दोबारा छोड़ के भी आती थी और आगे नहीं, दोबारा वाला मेरा थोड़ा नहीं हम करते हैं। जबकि हाँ, 2-3 बार राउंड में हमसे होता ही नहीं छोड़ना आंखों के सामने किसी क्वेश्चन को। लगता है कि छूटेगा तो छूटा नहीं, तो हम एक ही राउंड में। बट अच्छा तो वे यही है कि 2-3 राउंड में करिए, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने ये दिया है। करेंगे जिनको स्किपिंग आर्ट बहुत ही छोड़ने की कला है। हाँ, अच्छे से आता है। हम लोग टाइम वेस्ट कर देंगे छोड़ने में। अगर देखेंगे फिर जज करेंगे कुछ देर में कि छोड़े या ना, और छोड़ेंगे तो फिर टाइम जाएगा वहाँ पे। तो बिगिनर्स को थोड़ा सा स्किपिंग कम ध्यान देना चाहिए। एक टाइम बाद आपको स्किपिंग मेथड सीखना चाहिए। थोड़ा बेनिफिशियल होता है। बिगिनर्स को हम बोलते हैं ना कि ईगो पे भी क्वेश्चन को मत लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन को नहीं बन रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाए, छोड़ के फिर आगे बढ़े। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसी के लिए दे ही जाते हैं, आपका टाइम किल करने के लिए। लास्ट में अफसोस होने लग जाएगा कि अरे हर क्वेश्चन पे इतना टाइम दे दिया, ये वाला बन जाता, ये वाला बन जाता। बिल्कुल, सबका वेटेज तो सेम है। क्यों एक क्वेश्चन को आप ज्यादा, वही भारी पत्थर और कम पत्थर वाला उठाना ही है तो छोटा पत्थर उठा, सबकी वैल्यू सेम है। तो भारी पत्थर को लास्ट में उठाने के लिए रख दो। ये चीज आपने बिल्कुल सही बोला। और ये हमको आप बताइए कि इसको कट कर दिया जाएगा अभी, जो हम भूल गए क्वेश्चन हमें याद आया हमको, ठीक है। सो आप हमको ये बताइए कि माइंड सेट पर आप जो है कि काम कैसे करती थी। जैसे मॉक में आपका नंबर कम आ गया, आप भी परेशान हो जाती थी, जैसे काफी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस चीज से फिर ओवरकम आपने कैसे किया मॉक के टाइम में? एग्जाम को अभी छोड़ देते हैं, मॉक के टाइम, मॉक वाले जैसे अभी ये इन लोग का फेज चल रहा है मॉक देने का, 3 महीने में एग्जाम है, तो आप ये कैसे करती थी, मतलब टैकल? देखिए, स्टार्टिंग में ये अक्सर आपके साथ होगा कि मतलब डिमोरलाइज हो जाएंगे। नेचुरल, अगर आप डिमोरलाइज नहीं होंगे तो फिर आप मोटिवेट भी नहीं होंगे आगे कुछ करने के लिए। वो कहीं ना कहीं एक एनर्जी है जो आपको कुछ आगे करने के लिए, तो इससे शुरू में डर के पीछे कदम नहीं खींच लेना है। वो नेचुरल स्टेट है एक ह्यूमन बीइंग का कि कुछ नहीं आ रहा है, पढ़ने के बाद भी अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो नेचुरल है थोड़ा सा फियर, नर्वसनेस आ जाना। बट वो टाइम के साथ वो ओवरकम हो जाता है। आप बहुत प्रैक्टिस करते रहिएगा चीज़ों को लगातार, तो आप उसको बहुत ईजिली कर पाइएगा।
बट माइंडसेट आपको थोड़ा सा माइंडसेट पे आपको वर्क करना चाहिए, क्योंकि माइंड ही वो चीज़ है जो माइंड ही एक ओनली चीज़ है जो आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ लेके जाते हैं। ना तो कोई बुक, ना तो मोबाइल फ़ोन, ना तो अपने पेरेंट्स, ना तो टीचर, मतलब कुछ भी नहीं जाता है। इवन भगवान का हाथ में बांधा हुआ एक रस्सी भी, गले में ताबीज भी निकाल के अंदर हम लोग जाते हैं। तो यही चीज़ मुझे बहुत सोचने मजबूर करती है कि जाता क्या है हमारे साथ, हमारा खुद का मेहनत, हमारा माइंड, जो भी हमने अभी तक हार्डवर्क किया है वो स्टोर करके इस माइंड में। तो इस माइंड को सही रखना तो बनता है। ये नहीं कि पूरे साल भर बहुत अच्छे मेहनत की, एग्जाम में जाके सारा कुछ ब्लंडर मचा दिए, कुछ माइंड ही वर्क नहीं किया। लोग क्या करते हैं दी, हमको लगता है कि ये लोग टारगेट सेट कर लेते हैं। हम लोग बिगिनर्स होते तो एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि जैसे 150 लाना है, 175 लाना है। आप करती थी कि नहीं ऐसा? नहीं, ये मेरे साथ कभी नहीं होता था। मेरा बस अपना बेस्ट देना होता था। मेरा बस एक टारगेट होता था कि जितना मैंने स्टडी किया है वो मुझसे कवर होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तब मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैंने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया है, फिर भी अगर मार्क्स में वो चीज़ें मुझसे छूटती हैं तो तब मुझे तकलीफ होती थी। बाकी नई चीज़ें मिलती हैं तो वो तो अब नई चीज़ें हैं बिल्कुल से, आपको नोट डाउन वो हम करते थे, फिर उसको दोबारा से देखते थे। तो सो फाइनली ध्यान से सुनो कि मैम टारगेट नहीं सेट करती थी। हम लोग का सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है ना कि इतना लाना है, इतना लाना है, और इस चक्कर में एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं लोग। हम 1000 बार बोले हैं कि अपना बेस्ट दे करके चले आओ, आप अच्छा कर जाओगे। बहुत सारे मॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके 160 चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे कि 120 भी नहीं टच होगा। तो फिर आप कैसे मॉक के बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे एक टारगेट सेट कर सकते हैं? तो अब आएगा पेपर तो सबके लिए आएगा, आपको बस अपना बेस्ट देना है। राइट। तो आपने भी यही रणनीति, हमको लगा था शुरू में आप टारगेट सेट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस अपना बेस्ट देना है और मार्क्स स्कोर तो बाद में देखना है कि क्या आया। और एक बात बताइए कि मॉक आज हमने दिया, मेरा 120 नंबर आया, मार्क्स देखती थी कि परसेंटाइल देखती थी आप तो वो ऑफलाइन में लगा रही होंगी तो वहाँ पे तो नहीं था। नहीं, ऑनलाइन में देखते थे मेरा कि रैंकिंग कितनी है। अगर 8000 लोगों ने दिया है तो मेरा कितना रैंक पे है। परसेंटाइल देखती थी कि नहीं? आइडिया था कि नहीं परसेंटाइल का? परसेंटाइल क्या होता है? परसेंटाइल में बता दूं कि कभी भी आप लोग मॉक दो, अगर 130 नंबर पे आया है तो परसेंटाइल चेक करो। बेसिकली परसेंटाइल क्या होता है कि मान लीजिए कि हम एक नंबर दिए, हम एक टेस्ट दिए, 130 नंबर आया, परसेंटाइल है 98 परसेंटाइल, यानी कि हम टॉप 2% लोग में हैं। दिस इज परसेंटाइल। इसीलिए कभी भी मॉक देना चाहिए तो लड़कों को, जो भी बिगिनर से, परसेंटाइल देखो। थैंक यू बताने के लिए, मुझे आज भी नहीं पता। सपोज कीजिए कि किसी का 140 नंबर है और परसेंटाइल है 95 परसेंटाइल, तो यानी कि वो 95% लोगों से आगे है, टॉप 5% के बंदों में है। ये होता है परसेंटाइल। मैं बस अपनी रैंकिंग देख लेती थी कि जैसे 8000 लोगों ने से टेस्ट दिया है तो मेरा अगर विदिन 2000 है तो मुझे अच्छा लगता था, चलो 2000 में है, हम 1000 में है। 42000 लोगों में से मेरा कभी 4000 पे आ जाता था, मतलब 42000 लोगों ने दिया है और मेरा है 4000 के अंदर में रैंकिंग। बस हम ये देख लेते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है गाइस, लेकिन कभी भी मॉक दो तो परसेंटाइल हमेशा चेक करो। 180 नंबर आया है, सपोज कीजिए मेरा मेंस में सब जिसमें 180 नंबर आया है, परसेंटाइल देख रहे हैं तो 77 परसेंटाइल, इसका मतलब पेपर काफी इजी था। किसी में 180 नंबर आया है, परसेंटाइल देख रहे तो 97 परसेंटाइल। पता ही नहीं था रैंक अच्छा, परसेंटाइल के बारे में मुझे पता ही नहीं था। आप लोग गाइस नोटिस कीजिएगा और हर एक वीडियो, हर एक मॉक जब भी दे रहे हो ना गाइस, तो परसेंटाइल जरूर देखना, नर्वस मत हो जाना। 120 नंबर आया है और परसेंटाइल 99, इतना ज्यादा खुश हो जाना आप लोग जिसकी कोई हद नहीं। 99 परसेंटाइल भाई, तो ये होता है परसेंटाइल। अच्छा, सो मॉक एनालिसिस वाला हम लोग कर लिए कि जैसे 120 नंबर आया तो आप मॉक एनालिसिस कैसे करती थी, इन लोगों को बताइए बिगिनर्स हैं। मॉक एनालिसिस जो भी पहले तो हम ये देखते थे कि दो पार्ट में बांट लेते थे, सारा कुछ देखते थे। ऐसा नहीं था कि जो इजी क्वेश्चन है वो हम नहीं देखते थे। इजी भी मान लेते हैं कि जीके का कोई क्वेश्चन है, मैंने बस लगा कि मुझे ये होना चाहिए था और लगा दी, वो सही हो गया। और लोग इसको देखते नहीं है कि क्यों सही हुआ। आप दोबारा से देखिए तब तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप फिर से अगले बार देंगे और वो सेम क्वेश्चन आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप। तो उन चीज़ों को भी माइंड में रखना और उसके पीछे का कॉज जानना जरूरी है कि मैंने उसको टिक उस टाइम मारा तो उसका रियलिटी क्या है, उसको आपको नोट डाउन कहीं कर लेना चाहिए। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन होता है जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आपने क्यों उसमें ज़्यादा टाइम लिया। वो क्वेश्चन मतलब 20 सेकंड का था तो आपने 1 मिनट उसमें क्यों लगाया, वैसे क्वेश्चन को आपको दोबारा देखना चाहिए। तीसरा जो छूटा है उसको तो देखना ही देखना चाहिए, उसको एक जगह नोट डाउन कर लेना चाहिए कि ये क्या मैंने इससे पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो क्यों छूटा है, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर वो कॉन्सेप्ट आप जाके फिर से आप रिविजन करिए, देखिए कहीं से यूट्यूब का आप सहारा लीजिए और कहीं नोट डाउन कर लीजिए।
यानी कि ऐसे हम आपने करते थे। इन्होंने हर एक क्वेश्चन से अपॉर्चुनिटी सीखा, अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि इससे हमको सीखने को मिलेगा, बिल्कुल। इससे हमको ये कॉन्सेप्ट सीखने को क्योंकि मिलेगा। वहीं तक आपका नहीं ना जर्नी खत्म हो जाता है, आपको वहां से आगे बढ़ना है। एक मेन आपका एग्जाम आपका वेट कर रहा है, वहां से आपको जितना आप सीख सकते हैं, जैसे भी सीख सकते हैं, जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना आपको करना है। डिमोरलाइज तो होना नहीं। जिस टेस्ट में आपके मार्क्स ज्यादा आ गए वो आपको सबसे कम पॉसिबिलिटी देता है कुछ सिखाने की, जिसमें सबसे कम मार्क्स आ गए वो आपको पॉसिबिलिटी देता है सबसे ज्यादा सिखाने हम भी की। इसी रास्ते पर चले कि मॉक में अगर कम नंबर आए यानी कि बहुत कुछ सीखना बाकी है। बहुत कुछ सीखना बाकी है और आपको। एक गलती आप लोग मत करना कि मॉक दिया उसी वक्त एनालिसिस किए छोड़ के आगे बढ़ गए। ऐसे हमको क्या होता था ना कि जो भी पीछे का एक बार अगर एनालिसिस करने से वो चीजें दिमाग में नहीं नहीं रहेगी। आगे चल के होता है कि अरे ये तो क्वेश्चन कहीं बनाया था, ये तो बनाया था। हाँ, और नोट डाउन कर लेने से और बार बार रिवाइज कर लेने से एकदम उस पर पकड़ है, बिल्कुल बिल्कुल वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सो गाइज मॉक के बारे में आई एम डैम श्योर कि आज काफी चीजें क्लियर हो गई है। इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। और काफी कुछ आपको सीखने को मिला है, ठीक है। कमेंट में बता देना कि आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।